नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले और इसके जवाब में ईरान के मिसाइल अटैक ने पूरे मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध के जोखिम को बढ़ा दिया है। तनाव को शांत करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद दोनों देशों में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ईरान और लेबनान और गाजा के साथ जंग लड़ रहे इजराइल के लिए रास्ते आसान नहीं हैं। ईरान पर हमलों को लेकर अमेरिका ने भी इजराइल को चिताया है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग भारत के लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। मसलन भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करता है। ईरान से भारत सस्ता तेल भी खरीदता है। वहीं भारत इजराइल से हथियार खरीदता है। भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भी इजराइल है। अब इन सब को देखते हुए बड़ा सवाल यह है कि जो मिडिल ईस्ट में इस समय युद्ध की आग भड़की है, उसमें भारत को कितना नुकसान हो सकता है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लेबनान पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले और इसके जवाब में ईरान के मिसाइल अटैक ने पूरे मध्य पूर्व में एक बड़े युद्ध के जोखिम को बढ़ा दिया है। तनाव को शांत करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद दोनों देशों में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बढ़ते तनाव के घिनौने अंजाम होने की चेतावनी दी है। ईरान और लेबनान की ओर से इजराइल पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। इजराइल अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए लगातार हमले करके जवाब दे रहा है, लेकिन इन हमलों के बीच अमेरिका ने इजराइल को चेताया है कि इजराइल ईरान पर संयमित तरीके से हमले करे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल से आग्रह किया है कि वो ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला ना करे। उधर इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फ्रांसीसी मल्टीनेशनल कंपनी टोटल एनर्जीज गैस स्टेशन को निशाना बनाया है। इजराइल की ओर से यह हमला ऐसे समय में किया गया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नेतन्याहू के बीच जुबानी जंग चल रही है। रिपोर्ट के अनुसार बेरूत के दक्षिणी उपनगर में फ्रांसीसी कंपनी टोटल इंजीनियर्स पर इजराइल ने हवाई हमला किया है। जानकारी के अनुसार इस हमले के बाद स्टेशन पर बड़े पैमाने पर आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। लेबनान में इजरायली हमले और ग्राउंड ऑपरेशन के बीच शनिवार की रात भर इजराइल की सेना बेरूत एयरपोर्ट के पास हवाई हमले करती रही। कुछ हमले एयरपोर्ट जाने वाली सड़कों तो कुछ एयरपोर्ट की दीवारों पर हुए। दूसरी तरफ लेबनान में लड़ाई को लेकर फ्रांस और इजराइल के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि फ्रांस अगर हमारा साथ नहीं भी देता है तो भी हम ये जंग जीत सकते हैं। राष्ट्रपति मैक्रो को अपनी बात पर शर्म आनी चाहिए। नेतन्याहू के बयान के बाद मैक्रो के ऑफिस ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है। अगर ईरान या उसके समर्थकों ने हमला किया तो फ्रांस हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग ने भारत के लिए कुछ समस्याएं जरूर खड़ी कर दी हैं, लेकिन सामरिक दृष्टि से भारत के लिए दोनों देश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए भारत अपनी गुटनिरपेक्ष की नीति को अपनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने कि किस तरीके से अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं फ्रांस भी आता नजर आ रहा है। चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े, विदेश मामलों के जानकार हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ थोड़ी देर में रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी होंगे, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन बीएन झा जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ तौर पर। सर, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोढ़ी भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। साथ ही हमारे साथ जमीर अब्बास भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले संजीव जी आपके पास आ रहे हैं। समझना ये चाहेंगे कि अगर हम देखें तो परोक्ष रूप से अब कहीं ना कहीं, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं फ्रांस भी इस वॉर में इन्वॉल्व हुआ है। इसका क्या असर मिडिल ईस्ट पे पड़ेगा और जिस तरीके के रिश्ते इजराइल और फ्रांस के मजबूत रहे उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि फ्रांस का कोई ऐसा स्टैंड
होगा कि जो कि एक उसे एंटी इजराइल स्टैंड कह सकते हैं। फ्रांस जरूर इसको लेकर के एक अपने ओपिनियंस दे रहा है, और जाहिर है कि पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में और गाजा में, लेबनान में जो विशेष रूप से वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उसको से जो गंभीर स्थितियां दिख रही हैं, उन सारी विषयों को ध्यान में रखते हुए फ्रांस का एक अपना एक ओपिनियन है। और फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र है कि वो यूरोपीय राष्ट्र है जो कि नेटो का भी सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का भी सदस्य है, लेकिन फ्रांस अपने स्वतंत्र विचारों के लिए भी, अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की को भी जो है वो एक्सरसाइज करता है समय समय पर, उसके लिए वो जाना जाता है। तो ये जो वर्तमान समय में जो फ्रांस की तरफ से जो ओपिनियन दिए जा रहे हैं, वो उसकी अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की उसकी जो भावना के तहत, और वहाँ पर जो गाजा में और लेबनान में जो अनेक तरीके की मानवीय संकट की स्थितियां, उसको ध्यान में रखते हुए ये अवश्य है। लेकिन ये नहीं है कि फ्रांस इजराइल के विरुद्ध जाकर के कोई एक्शन लेगा या इस पूरे सिचुएशन में फ्रांस अपना कोई सीधा दखल देगा। मैं ऐसा नहीं देखता कि फ्रांस के इस युद्ध में कोई सीधी दखल अंदाजी करेगा। और यदि वो और जो बात थी एमिनेशंस को कि हाँ हम नहीं सप्लाई करेंगे, क्या ऐसा भी होगा फ्रांस? लेकिन हालांकि बाद में ऑफिस की तरफ से ये कहा गया है, मैक्रो की ऑफिस की तरफ से, कि नहीं हम रिश्ते को मजबूत करके रखेंगे चाहे कुछ भी हो। देखिए, ये जो टैक्टिक्स हैं वो जो फ्रांस की तरफ से ली जा रही है, वो इजराइल के ऊपर एक प्रेशर बनाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि फ्रांस अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए भी जाना जाता है, उसके अपने व्यूज होते हैं, और उसकी व्यूज को फॉलो अप करने के लिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी कुछ शिपमेंट को रोका गया था, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अमेरिका ने अपनी जो इजराइल की रक्षा की प्रतिबद्धता है वो कहीं से कोई कम कर दी है। वो संबंध बहुत ही मजबूत है, आयरन क्लॉड है, अनशेकेबल है। और यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी जो इजराइल के संबंध है बहुत ही प्रगाढ़ और गहरे हैं। और यदि कभी कोई फ्रांस दखल करेगा भी तो वो इस तरह की दखल होगी कि वो इजराइल के पक्ष में ही जा करके वो अगर ऐसी कार्रवाई करने की स्थिति आती है, यदि कोई फुल ब्लोन वॉर जैसी कोई स्थिति बनती है, तो इसमें फ्रांस इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन ये फ्रांस की तरफ से जो पॉस्चरिंग की जा रही है वो इजराइल के ऊपर एक दबाव बनाने के लिए की जा रही है, दबाव बनाने की कोशिश। ठीक है सर, भी ध्यान में रखते अपने ऑपरेशन के साथ साथ। बीएन झा सर, क्या जो दबाव बनाने की कोशिश इजराइल पर हो रही है, इजराइल पर कोई दबाव बन पाएगा? इजराइल कोई दबाव महसूस कर रहा है, या वो फ्री हैंड अभी काम कर रहा है जो उसे करना है? देखिए, अपरेंटली जो आंखों को जो देखा, जो हम आंख से देख रहे हैं, इजराइल के ऊपर में कोई दबाव नहीं, लेकिन जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जितने जानकार हैं आर्म स्ट्रगल के, वो सब जानते हैं कि जितना फ्री हैंड इजराइल काम करना चाहता था या स्ट्राइक करना चाहता था, वो उतना फ्री हैंड नहीं, वो भी उसने भी थोड़ी सी संयम बरती है। मसलन जब अप्रैल का जब अटैक हुआ था इजराइल पे ईरान द्वारा, तो उसके बाद इजराइल उसको एस्केलेट कर सकता था, लेकिन एस्केलेट नहीं किया क्योंकि सब तरफ से उसके ऊपर में दबाव आए थे। तो संक्षिप्त मैं यही कहूँगा कि जो दबाव जरूर है इजराइल के ऊपर में, लेकिन जो इजराइल की जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, हमास को खत्म करना और हिजबुल्लाह की जो लड़ाई की क्षमता है उसको मिनिमाइज करना, इस पे वो कहीं पे ढीला नहीं पड़ रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जिस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं, तो इससे नहीं लगता है कि वो किसी तरह से उसमें दबाव में आया हुआ है। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपका जो पिछला प्रश्न था उस पर मैं थोड़ा सा कुछ कहना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो श्रीवास्तव जी हैं वो विदेश मामलों के जानकार हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इसमें नॉलेज रखते हैं। आपने फ्रांस के बारे में पूछा था, क्या फ्रांस कहीं न कहीं अलग हो रहा है या उसकी जो पॉलिसी है अलग हो रही है? जी हाँ, देखिए, यूरोप में बहुत सारे देश, जब पिछली अक्टूबर में जब स्ट्राइक शुरू हुआ था हमास के ऊपर में, तो हमास के ऊपर में भी स्ट्राइक चल रहा था, और उसमें कोलैटरल डैमेजेस यूएन के जो ह्यूमन जो राइट्स के जो ऑपरेटिव थे, चाहे अनड्रॉ के हों या और कोई है, उनको भी लॉस हो रहा था, उनकी भी मौत हो रही थी। तो अलग अलग सुर उठने लगे थे यूरोप में
चाहे वो G7 ले लें आप, चाहे वो यूरोपियन यूनियन ले लें, चाहे आप वो नेटो ले लें, तो सब में अलग अलग सुर उठने लगे थे। और इसीलिए जो मेलोनी ने जो एक बैठक बुलाई थी G7 की, आज से ठीक कुछ दिन पहले, उसमें सबसे बड़ा ये भी एक मसला था कि हमारे तरफ से, G7 की तरफ से अलग अलग सुर कहीं पे वर्ल्ड में ना जाए। हम लोग सब बाय एंड लार्ज इसराइल के साथ खड़े हैं। अगर कोई ऐसी स्थिति आई जहाँ पे कि इसराइल की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आएगी, तो हम लोग सब इसराइल के साथ में खड़े होंगे। तो वो चीज़ बिल्कुल जायज़ है। हालांकि आपको पता है कि फ्रांस में काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं, और अभी जो इलेक्शन हुई उसमें जो लेफ्ट कोalition है उसमें मुस्लिम भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें। ठीक है सर। तो उनको खुश करने के लिए एक वहाँ पे लॉबी चल रही है। जैसे हम भारत में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कोई सीधे तरफ से कुछ नहीं बोलता है अगर इस्लामिक देशों की बात आती है तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब देखिए, जब युद्ध है, इसराइल अपना जो इंटरेस्ट है उसको, अपना हित जो है उसको सामने में रखेगा, और जो भी कार्रवाई है वो करेगा। ठीक है सर। हमारे साथ सोडी सर भी जुड़ गए हैं। सोडी सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जमीर अब्बास जी जुड़े हैं, प्रोफेसर हैं AMIU ईरान से। जमीर अब्बास साहब, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। अब्बास जी, आप सबको आदाब अर्ज करता हूं। सर, एक चीज है, जिस तरीके से खामिनेई ने ये कहा कि सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होना होगा तभी जाकर के हम इजराइल से जीत पाएंगे, उसका ज्यादा असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम और आदाब अर्ज करता हूं आप सबको। जो आयतुल्लाह खामिनेई ने कहा है वो पहली बार नहीं कहा है। ये 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया था, क्रांति आई थी, वहां पर एक पहले हुकूमत थी जो बादशाहत थी, और वो वेस्टर्न फंडेड और वेस्टर्न सपोर्टेड एक पूरा सिस्टम था, जिसके मुकाबले में इमाम खुमैनी ने 1979 में क्रांति और इनकलाब लाया था। इस तरीके से 1947 में हम आज़ाद हुए थे, हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, उसी तरीके से 1979 में ईरान की आज़ादी हुई थी, और वहाँ पर एक क्रांति के बाद एक हुकूमत बनी थी जो एक रिलीजियस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, जो आज तक बाकी है। तो हमें ये समझना होगा कि वो कॉल और वो पैगाम क्या था। ईरान का जो पैगाम है कि तमाम मुस्लिम्स को यूनाइट होना चाहिए, और फॉरेन इंटरफियरेंस मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में नहीं होना चाहिए, अमेरिकन बेसेस नहीं होना चाहिए। इसराइल का जो फोर्स एक कंट्री बनाई गई है 1948 में ब्रिटिश द्वारा, जो पैलेस्टीनियंस के ऊपर, वो जो है ऑक्यूपेशन है, और वो ऑक्यूपेशन नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से महात्मा गांधी का भी स्टैंड था कि पैलेस्टाइन को कंप्लीट आज़ादी मिलनी चाहिए, और जो फॉरेनर्स वहां पर आए हैं उन्हें अपने मुल्क में रिटर्न होना चाहिए, और पैलेस्टाइन कंप्लीटली पैलेस्टीनियंस का होना चाहिए। तो ये जो यूनिटी की बात है, ये बादशाहों के लिए पैगाम नहीं है, क्योंकि बादशाह तो पता है सारे अमेरिकन हैं, सारे पपेट्स हैं, इनके पास तो खुद की आज़ादी भी नहीं है। आप सोचें, किंग सलमान को अगर ट्रंप ने ओपनली कहा था कि ये हमारे लिए गाय की तरह है जिसका हम दूध लेते हैं, ओपनली कहा था इन अ पब्लिक स्पेस, और उसके बाद भी ब्रिटिश सऊदी अरेबिया का कोई रिलेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उनके साथ रिलेशन मेंटेन रखा। तो ये अरब किंग्स के पास सॉवरेनिटी नहीं है, खुद की डिसीजन मेकिंग नहीं है, ये खुद कुछ कर नहीं सकते। आयतुल्लाह खामेनेई का पैगाम लीडर्स के लिए नहीं था। उन्होंने स्पीच के दो हिस्से थे, एक फारसी में दिया, एक अरबी में दिया। सेकेंड हिस्सा जो उनके खुतबे का था वो अरबी में अरब अवाम के लिए था। और आप देखेंगे अरब अवाम में इस वक्त सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर अगर कोई है तो आयतुल्लाह खामेनेई है और सैयद हसन नसरुल्लाह है। ये हमारे लिए क्लियर होना चाहिए। और ये कि नहीं हुआ, लेकिन किसी भी स्टेट की तरफ से, किसी भी कंट्री की तरफ से ये खुलकर के बयान नहीं आया कि हाँ ठीक है हम ईरान के साथ हैं, खामेनेई के बयान के साथ हैं। इवन जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान की तरफ से भी कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, पाकिस्तान को भी फिलहाल हम लोग बाहर रखें, क्योंकि पाकिस्तान कंप्लीटली डिफरेंट प्लेयर है और पाकिस्तान की डायनेमिक डिफरेंट है, और मैं पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। जहां तक मिडिल ईस्ट में रहने वाले अरब किंग्स की बात है, इनसे तो कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, बल्कि कई देशों ने ये कहा है कि अगर हमारे एयर स्पेस को इस्तेमाल करेंगे तो हम एयर स्पेस इस्तेमाल करने नहीं देंगे। ये कई देशों ने कहा है, क्योंकि ईरान ने और ईरान के जनरल्स ने खुल के एक बात कही है कि अगर किसी कंट्री का एयर स्पेस इस्तेमाल होगा तो वो कंट्री को हम दुश्मन मुल्क मानेंगे, और वो कंट्री पर वैसे ही हमला करेंगे जैसा कि हम दुश्मन मुल्क पर
हमला करेंगे। तो ये क्लैरिटी के साथ देखें, अगर फ्रांस के अंदर इतनी बौखलाहट है कि वो कह रहा है कि हम जो हैं वो अभी वेपन्स नहीं बेचेंगे, या स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने जैसे लास्ट टाइम हुआ था कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, आयरलैंड की पार्लियामेंट में खुद एक डिबेट हुई थी कि इजराइल को हमें एक ऑक्यूपायर मानना चाहिए। खुद इंग्लैंड के पार्लियामेंट में एक डिबेट हुई थी जिसके अंदर 1/3 मिनिस्टर्स ने वोट किया था इजराइल के खिलाफ। ठीक है, वो पास नहीं हुआ था, लेकिन यूरोप की बड़ी बड़ी कंट्रीज में, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर इस वक्त इजराइल के खिलाफ लोगों में नफरत है। आप स्टेट प्लेयर्स जो होते हैं वो मैनिपुलेट किया जा सकते हैं, लेकिन लोग जो है मैनिपुलेट नहीं किया जा सकते। और जब हक की बात होती है तो हक की हुकूमत दिलों पर होती है। और आज आवाम पूरी दुनिया की, मैं सिर्फ लास्ट बात कहना चाहता हूँ, फ्रांस की बात कर रहे हैं, कल एक वीडियो आया, फ्रांस की यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बात करना चाह रहा है, पूरा हॉल भरा हुआ है और वहां पर तमाम फ्रांस के स्टूडेंट्स नारे लगा रहे हैं हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह हिजबुल्लाह। पूरी दुनिया में, चाहे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, MIT हो, पूरी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में इस वक्त फेवर पब्लिक का किसकी तरफ है? मजलूमों की तरफ, हमास और हिजबुल्लाह की तरफ, ना कि एक जालिम, एक बच्चों के मारने वाले, 10,000 बच्चों के मारने वाले इजराइल की तरफ। ठीक है सर। सोडी सर, इसमें समझना आपसे थोड़ा सा ये भी चाहेंगे कि कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि इजराइल कुछ ऐसी जगहों को निशाना बना सकता है ईरान में जिसमें सबसे अहम है तेल के कुएं, उसे तो निशाना बनाएगा। इसके अलावा जो परमाणु प्लांट है उससे निशाना बनाने की बात सामने आ रही है। अगर इजराइल ये करता है, हालांकि अमेरिका ने भी ये कहा है कि संयम बरतें दोनों देश, ईरान भी और इजराइल भी, अगर इजराइल ये करता है जो सूत्र बता रहे हैं कि इजराइल कर सकता है, तब क्या? जय हिंद अभिषेक जी। जय हिंद सर। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। पिछली मल्टी फ्रंट लड़ाई इजराइल ने 1973 में योम किपुर लड़ाई की थी, जब उसने कई देशों के साथ एक साथ जंग किया था। तब तो इजराइल आराम से विजय हो गया था। लेकिन पिछले कई दशकों में बहुत कुछ बदल चुका है मिडिल ईस्ट में। जितने अरब देश 40-50 साल पहले गरीब थे, उनकी सैनिक शक्ति बहुत कम थी, अब वो आर्थिक रूप से भी अच्छे हैं और उनकी सैनिक शक्ति में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। खास करके 2007 के बाद जब चीन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, तो उसने अरब देशों को पूरी तरह से समर्थन करना शुरू किया है। अगर इजराइल ये गलती करता है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला करता है, तो इजराइल के लिए इतनी दिक्कत खड़ी हो जाएगी जिसकी चेतावनी पिछले साल 7 अक्टूबर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन देता है, जब वो कहते हैं कई बारी कि जितना लंबा ये युद्ध, जितना बड़ा ये युद्ध इजराइल करेगा या खींचेगा, इतनी दिक्कतें इजराइल के लिए पैदा होंगी। जो इजराइल ने जमीनी ऑफेंसिव लेबनान में किया, ये इस वक्त का चौथा ऑफेंसिव है। पहला 1998 में हुआ, फिर 1982 में हुआ, फिर 2006 में हुआ और अब 2024 में हुआ। हमास के साथ इसकी 5वीं लड़ाई है। इजराइल में आज तो ना आर्थिक ताकत है, ना इसमें वो सैनिक ताकत है कि वो मल्टी फ्रंट वॉर करे और जीत जाए। और तभी अमेरिका बहुत अच्छी तरह से इजराइल जा रहा है कि उसे ये वॉर एस्केलेट नहीं करना चाहिए। इस बार इजराइल थोड़ी जीत भी ले या हार भी ले, लेकिन मुसीबत इजराइल के लिए तब तक रहेगी जब तक वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को एग्री नहीं करेगा। मैं 1 मिनट चाहूंगा अभिषेक की आपसे जी, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा जो कि कुछ पश्चिमी मीडिया चैनल इजराइल पैलेस्टीन के युद्ध को 2 धर्मों का युद्ध बता रहे हैं। वो 2 धर्मों का युद्ध नहीं, वो एक जमीन के टुकड़े का युद्ध है। बिल्कुल। और अगर आपके मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस, बाल्फूर डिक्लेरेशन एग्रीमेंट और संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन नंबर 181/2 पढ़ेंगे, उनको ये इजराइल बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। लेकिन इसमें सोडी सर एक चीज है, इजराइल ठीक है, मानते हैं कि इजराइल जैसा आपने कहा कि अलग अलग फ्रंट पे लड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। क्या ईरान उस कंडीशन में है जहां वो, ईरान की फौज उस कंडीशन में है कि इजराइल से वो आमने सामने की लड़ाई कर सके? ईरान है? अभिषेक जी बिल्कुल। देखिए, अप्रैल 13 को जब ईरान ने इजराइल पे हमला किया था, तब उसने पहले अमेरिका को सूचित किया था कि हम इन जगह पे हमला करेंगे जो कि डेजर्ट में होगा,
हमारा एम कोई नुकसान या जान लेना नहीं है, हमारा एम सिर्फ इजराइल को मैसेज देना है। और ये रातों रात ये खबर अमेरिका ने इजराइल को कन्वे की थी, और अगले दिन जब मध्य रात्रि में 2 बजे ईरान ने इजराइल पे हमला किया तो ये सारी मिसाइलें वहीं गिरी जहां पे कोई आबादी नहीं थी, इससे कोई हानि नहीं हुई। लेकिन जो अब हमला ईरान ने इजराइल पे किया, उससे उसने उसके मोसाद के हेडक्वार्टर्स पे तबाही मचाई। उसने उसके नेवाटेम एयरबेस पे, जिसमें 20 F-35 लड़ाकू विमानों को उसने बहुत हानि पहुंचाई। यानी ईरान में इस वक्त वो क्षमता है इजराइल को बहुत ज्यादा दिक्कत में डालने की, और अमेरिका भी जानता है, तभी अमेरिका ईरान से भिड़ नहीं रहा है, तभी अमेरिका शांति की बात कर रहा है। लेकिन नेतन्याहू इस जंग को खींचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जिस दिन ये जंग खत्म होगी उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा। क्योंकि 24 जून इसी साल टाइम्स ऑफ इजराइल, जो कि इजराइल का विख्यात अखबार है, उसमें ओपिनियन पोल छपा था, जिसमें साफ लिखा है 66% इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ हैं। नेतन्याहू को पता है जिस दिन सत्ता गई वो सीधा जेल में जाएंगे, इसलिए ये युद्ध खींचा जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, ताकि वो सत्ता में रहे। ठीक है सर। अब यही चीज सर आपसे समझना चाहेंगे झा सर, कि क्या वाकई में इजराइल की और खास करके नेतन्याहू की वो स्थिति है कि अगर ये युद्ध लंबा नहीं चला, युद्ध आज के रेट में अगर खत्म होता है, तो उन्हें फिर अपने घर में अपने लोगों से खतरा है कि सत्ता न चली जाए? सत्ता तो वैसे भी जाएगी जिस दिन ये युद्ध खत्म होगा। अगर उनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो युद्ध जिस दिन खत्म होगा, चाहे आज के 1 महीना बाद या 6 महीने बाद, तो उनकी सत्ता चले जाएगी। मेरे ख्याल से ये बड़ा कोई मेजर इशू नहीं है। हाँ, शुरू जब लड़ाई शुरू हुई थी उन दिनों में चर्चा थी कि जितना वो अंदरूनी इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रहा था, उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट युद्ध शुरू होने से पहले ही चल रहे थे। उन दिनों में ये चिंता थी कि नेतन्याहू शायद होल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन आज की परिस्थिति वो नहीं है। आज की परिस्थिति ये है कि हमास आपके सरजमीन पे आके, चाहे जिस भी कारण से आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, आर्मी का फेलियर है या जो भी फेलियर है, उसके चलते आपके यहाँ पे आके तबाही मचा के गया हुआ है और 200 से ज्यादा बंधक बना के लेके गया हुआ है। वास्तविकता ये है कि आज 1 साल आपकी जो आईडीएफ लड़ रही है हमास के खिलाफ, अभी तक पता नहीं पाई है। अभी भी हमास के काफ़ी सारे जो टनल्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं और उसके लड़ाके अभी भी मौजूद हैं। आज की रियलिटी ये है कि आपको अपना नदन इसराइल खाली करना पड़ा है, क्योंकि वहाँ पे हिजबुल्लाह के थ्रू बहुत सारी रॉकेट अटैक हुई थी। आज के लिए ये जो रियलिटी ये है कि हिजबुल्लाह के पास में जितनी सामग्री थी, जितनी ताकत थी, उससे आपको बर्बाद किया जा सकता है। आज के लिए ये भी रियलिटी थी कि 7 अक्टूबर को फिर से इस बार हिजबुल्लाह इन्वेड करते, जैसा कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन उनके पास में है। आज के दिन में ये भी रियलिटी है कि ईरान आपके ऊपर में बार बार जो कॉन्सेंट्रेटेड अटैक कर रहे हैं, चाहे अप्रैल का अटैक हो, चाहे अभी का अटैक हो, वो कर रहे हैं। और आयरन ड्रोम हो, चाहे आयरन क्लैड हो, चाहे एरो 2 और 3 हो, ये सब उसको रोकने के लिए असफल हो रहे हैं। काफ़ी सारी मिसाइल्स वहाँ पे गिर रहे हैं। तो रियलिटी आज की ये है। तो आज के दिन में इसराइल को ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको खतरा कहाँ से है और किस पे फतह पा सकता है। देखिए, ईरान ने अटैक किया है, ईरान के ऊपर में काउंटर स्ट्राइक तो लाजमी है, होगा, बांध के रख लीजिए। दूसरी, आज के दिन में जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आईडीएफ के जमीनी फोर्सेस वो दक्षिणी लेबनान में घुसे हुए हैं और रिवर फ्रंट तक उनके जाने की इच्छा है। और अभी जो एयर अटैक जो हो रही है, उन हर इंस्टॉलेशंस पे हो रही है लेबनान के अंदर में, जहां से कि आईडीएफ की जो जमीनी फोर्सेस हैं उसको तबाह करने की उसमें कैपेबिलिटी हो। तो ये चीज इसराइल अपने ध्यान में रखे हुए है। मैंने पहले भी दिन कहा था कि इसराइल ईरान के ऊपर में काउंटर स्ट्राइक तब तक डिफर करेगा जब तक कि उसको अपने सदर्न लेबनान में एक स्टेबिलिटी ना मिल जाए। जिस दिन वो स्टेबिलिटी मिलेगी, जिस दिन उसकी ग्राउंड फोर्सेस रिवर तक चली जाएगी, दूसरे दिन आप सुनिएगा कि ईरान पर जबरदस्त। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, जल्द लौटते हैं और इस चर्चा को उसके बाद आगे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संजीव जी आपके पास आ रहे हैं। अब देखिए,
संजीव जी, आवाज मिल रही है? जी जी जी। ठीक है संजीव जी, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें सबसे ज्यादा अगर हम भारत के बारे में आपसे समझना चाहें कि भारत पे क्या असर होगा अगर युद्ध लंबा खिंचता है तब? देखिए, अभी ये जो युद्ध है, ये अभी भी एक स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच तक ही सीमित है। लेकिन और जाहिर है कि इस बात की आशंकाएं हैं कि अब इजराइल का जो रिस्पॉन्स है वो कैसा होगा। लेकिन जहां तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो इजराइल का क्लोजेस्ट एलाई है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सलाह के बिना इजराइल ईरान के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ये बात भी बहुत स्पष्ट है। तो ऐसे में ये जो अमेरिका की तरफ से ये सलाह दी जा रही है कि उसको रिस्पॉन्स तो अवश्य करना चाहिए और इजराइल आने वाले किसी भी समय में रिस्पॉन्स कर सकता है, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा हो कि ये फुल ब्लोन वॉर में न बदले और ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करने की सलाह अमेरिका नहीं दे रहा है। अमेरिका ने इसके लिए जो है मना किया है और राष्ट्रपति बाइडेन का आपने बयान देखा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसी वो सलाह इजराइल को नहीं देंगे। तो ऐसे में जो इजराइल की तरफ से रिस्पॉन्स तो अवश्य होगा, लेकिन एक चीज ये भी तो है संजीव जी कि सामने दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। अब बाइडेन ने बोल जरूर दिया है, लेकिन इसके मायने क्या, पीछे क्या चल रहा है, इसको भी तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जी जी, ये बहुत आवश्यक है और मेरा ऐसा मानना है कि ये ईरान की तरफ से ये जो इजराइल के ऊपर 200 की संख्या में लगभग बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो हमला किया गया, वो ईरान के ऊपर भारी जो एक दबाव उसके ऊपर आ गया था। इस्माइल हानिया की तेहरान में जिस तरीके से हत्या की गई, और हालांकि उसकी जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है कि मोसाद ने इसको कंडक्ट किया था ऑपरेशन। उसके बाद हसन नसरुल्लाह जो कि हिजबुल्लाह का चीफ था, उसको जिस तरीके से इजराइल ने एक बहुत ही बड़े ऑपरेशन के तहत उन्हें एलिमिनेट किया, तो ये भी एक बड़ी कार्रवाई थी। और हिजबुल्लाह ईरानियन प्रॉक्सी है, हमास को आप देख ही रहे कि उसको इजराइल ने पतन की कगार पर पहुंचा दिया है। तो इजराइल के द्वारा हाल के समय में जो बड़ी कार्रवाइयां की गई थी, जिसमें कि इस्माइल हानिया जो आतंकी संगठन हमास या हिजबुल्लाह का जो चीफ, उन सभी का मारे जाने की बात, ईरान के ऊपर दबाव बहुत बढ़ गया था और ईरान अपनी जनता को, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को विशेष रूप से और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाने के लिए कि वो कमजोर नहीं है, उसने ये कार्रवाई की। लेकिन आपने देखा कि ईरान के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, उसमें मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो सिविलियन इलाकों पर टारगेट करने से वो बचा है, और ज्यादातर उसके जो टारगेट है को टारगेट किया गया था। ठीक है सर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन से किए। तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि इस युद्ध का कोई फुल ब्लोन रूप सामने आए, तो ये फुल फ्लेजेड वॉर में बदले, क्योंकि ईरान अगर ऐसी स्थिति होती है कि वो फुल ब्लोन वॉर में जाता है तो अमेरिका सीधा खुल के मैदान में सामने आ जाएगा और अमेरिका स्वयं इस बात को नहीं जाना होना चाहेगा कि वो सीधा इंटरवीन करना पड़े। लेकिन ईरान के लिए ये भारी क्षति का सबब हो सकता है, भारी क्षति का कारण बन सकता है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो पहले से ही रशिया यूक्रेन युद्ध में एक परोक्ष रूप से इनडायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व है और वहाँ पे इलेक्शंस भी चल रहे हैं, और तो ऐसे में अमेरिका भी यही चाहेगा कि इसका जो स्वरूप है, जो आने वाले इजरायली रिस्पॉन्स का वो ऐसा हो कि वो फुल ब्लोन वॉर में ना पड़े। जहाँ तक आपने भारत का पूछा है प्रश्न, तो भारत की इसके ऊपर पैनी नजर है। भारत ने ये कहा है कि ये जो परिस्थिति डायलॉग और डिप्लोमेसी से हल की जानी चाहिए, और भारत इस बात को भी लगातार सलाह दे रहा है कि इसका रीजनल एस्केलेशन नहीं होना चाहिए। ये कोई जो युद्ध है, ये आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध रहे, वहीं तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है। और यही है कि चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई इजराइल आगे आने वाले समय में भी करेगा। लेकिन और भारत आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा भी है पूरी तरह से, लेकिन भारत ये नहीं चाहेगा कि इस युद्ध का कोई फुल ब्लोन स्टेट वार में बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एनर्जी सप्लाई चेन गंभीर रूप से प्रभावित होंगी। तेल के कामों में आप देख रहे हैं कि पहले से निकाल आ रहा है, तो ये फुल ब्लोन वॉर किसी के हित में नहीं है। और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि जो इजरायली रिस्पॉन्स होगा वो कुछ ऐसा होगा कि जिससे फुल ब्लोन वॉर जैसी स्थिति बने। इजराइल रिस्पॉन्स अवश्य करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रिस्पॉन्स कभी भी किसी टाइम पे हो सकता है, किसी भी जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा होगा। अब जमीर अब्बास सर, समझना आपसे यही चाहेंगे कि देखिए, कहा यही जाता है कि जो कहा जाए वो किया जाए,
संभव नहीं, और जो किया जाए वो कहा ना जाए, ये बेहतर होता है कूटनीति में। अमेरिका ने जो कहा है कि हाँ ठीक है, दोनों देश संयम बरतें, ईरान इस पर कितना भरोसा कर रहा है? देखें, पहली बात तो ये कि वो जो अमेरिका 20 साल पहले था या 30 साल पहले था, वो अमेरिका नहीं रहा, ये हम लोगों को मान लेना चाहिए। ठीक है, अमेरिका जो है कई जंगों को हार चुका है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान में जो तालिबान के खिलाफ लड़ा था, वही तालिबान को हुकूमत देके भागना पड़ा। यमन में उसने सऊदी को पूरा सपोर्ट किया, सऊदी में यमन लड़ता रहा, लेकिन ईरान इस तरफ यमन के साथ खड़ा रहा और यमन से सऊदी जो है वो जंग नहीं जीत पाया। और फाइनली ईरान ने ये दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ईरान कितनी बड़ी कुदरत है। अमेरिका ने एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट बनाई, एक प्रॉक्सी आईसिस बनाया और FSA फ्री सीरियन आर्मी बनाई बशर अल असद को निकालने के लिए, क्योंकि जो वेपन्स हिजबुल्लाह तक पहुंचते हैं वो सीरिया से पहुंचते थे और बशर अल असद को निकालना जरूरी था। इसके लिए उन्होंने एक पूरी आईसिस को सपोर्ट किया। और देखें, बहुत कितनी अजीब बात है कि आईसिस को जिसने हराया वो हिजबुल्लाह था, और इंडियन नर्सेज जो 46 नर्सेज जो इंडिया की फंस गई थी इराक के अंदर, उनको आजादी दिलाने में हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा रोल था। आप देखिए, खुद इंडियन टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल छपा है, जो वहाँ के लोकल लोग थे, वहाँ के लोकल मिलिशिया जिसके अंदर हिजबुल्लाह का मेन रोल था उनको निकालने में। तो ये जो पूरी एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट और प्रॉक्सी वॉर जो अमेरिका ने छेड़ी थी, हर जगह अमेरिका को हार का सामना करना पड़ा है। तो अमेरिका इस वक्त इस हालत में नहीं है कि अमेरिका कोई जंग लड़ सके। तो नहीं, तो अमेरिका डायरेक्ट जंग में इन्वॉल्व भी नहीं होता है, और यही ईरान पे भी यही आरोप लगते हैं कि ईरान ने अपना प्रॉक्सी तैयार किया हुआ है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, चाहे हुती हो, यही आरोप ईरान पे भी लगते हैं। जी, मैं आपको एक क्लियर कर दूं, देखें, ईरान जो है वो एक क्रांतिकारी मुल्क है। पहले आपको थोड़ी सी 2 मिनट में आइडियोलॉजी आपको समझना होगा कि ईरान में एक बादशाह था, एक बादशाहत थी, और ईरान की आवाम ने, जनता ने एक क्रांति की और बादशाह को निकाल के फेंक दिया। ये ईरान में उसके बाद एक गवर्नमेंट बनी। ये ईरान का मॉडल बाकी अरब मुल्कों में कॉपी ना हो, इसलिए पूरी अरब मुल्कों ने कोशिश की कि, और अमेरिका ने कोशिश की कि पहले सद्दाम के जरिए ईरान को 10 साल वॉर में लाया गया, और ईरान ने 10 साल एक वॉर लड़ा जो अमेरिका ने लड़वाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एक पपेट वहां से हट गया। ईरान ने तब भी साबित किया कि ईरान लड़ सकता है, ईरान के अंदर कुव्वत और कुदरत है। दूसरी चीज जो प्रॉक्सी की बात है, आपको एक बात समझनी होगी कि ईरान, आप जिसे प्रॉक्सी कहते हैं, ईरान उसको एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, रेजिस्टेंस फोर्सेस या मुकाविमत फौजें। ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। अब आप इसको प्रॉक्सी कहें, देखिए 7 अक्टूबर का जो हुआ था हमला, उसके अंदर आयतुल्लाह खामेनाई और सैयद हसन नसरुल्लाह दोनों ने कहा था कि हमें इसकी खबर नहीं थी, ये उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन था। ठीक है, तो हम जो जहनों में हमारे इसमें अब्बास सर, इसमें ये चीज भी है कि देखिए, अगर आयतुल्लाह खामेनी को ये लगा कि उनके पास इस चीज की जानकारी नहीं है, ठीक है, बात करके जो आज भी कई इजरायली उनके गिरफ्त में हैं, उनको तो आजाद करवा सकते थे। कई इजरायली अभी भी बंधक बने हुए हैं। जी जी जी, आप देखें, पहले तो आप बात समझें कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जिस तरीके से हमारे मुल्क में ब्रिटिश ने आके हुकूमत की थी, उसी तरीके से पैलेस्टाइन पे इसराइल ने आके हुकूमत की है, और ये रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं जो अपने मुल्क की आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन खुद कहता है कि गाजा एक ओपन जेल है, वहां के नागरिकों को कोई हुकूक नहीं दिए जाते हैं, वहां पर चेक पोस्ट लगाए जाते हैं, जहां पर चेक पोस्ट के बाद जो है लोग, अगर प्रेग्नेंट औरत है तो प्रेग्नेंट औरत अपने हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकती है, वहीं पर मर जाती है। वहां पर कितने ऐसे केसेस हुए हैं, वहां पर कितने हजार बच्चे हैं जो जेल में हैं, जिनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड इजराइल ने नहीं दिया है। खुद यूनाइटेड नेशन कहता है कि इजराइल जो यूनरा है, उसकी रिपोर्ट है कि बच्चों के ऊपर अब्यूजेस करता है, वहां के जेल के अंदर ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से रेप्स होते हैं, वहां की औरतों को घरों से निकाला जाता है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी गवर्नमेंट जो आपको 70 साल तक आपके ऊपर जुल्म करे, तशद्दुद करे, 70% आपकी लैंड पे कब्जा कर ले, आपको एक कैंप में भेजती रहे, आपके ऊपर जुल्म करते रहे, और ये लोग जुल्म सहते रहे, सब्र करते रहे और रेजिस्टेंस नहीं दिखाएं। यूनाइटेड नेशन के लॉ के हिसाब से तो पिछले साल अक्टूबर में जो हुआ था वो रेजिस्टेंस था। एक मिनट मेरे कंप्लीट करने दें।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एलन पेपे जो एक जूइश ऑथर है, एक जूइश इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी आप नहीं सर, मैं यही पूछ रहा हूँ कि पिछले साल जो हुआ, बिल्कुल आपको पिछले साल जो हुआ था, क्या वो रेजिस्टेंस था? जी देखिए, पिछले साल जो हुआ था उसमें दो चीजें हैं, एक जो इजराइल क्लेम करता है और एक जो हुआ था। जो हुआ था, हमास ने अटैक किया था और हमास क्लेम करता है कि हमने मिलिट्री पोस्ट और मिलिट्री पर्सनल्स को कब्जा किया और मिलिट्री पर्सनल्स को लेके आया। जो आपके स्क्रीन पे इस वक्त यूनाइटेड नेशन के हेड का फोटो है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इजराइल को और इजराइल के एक्सेसिव फोर्स को। तो ये जो 7 अक्टूबर को जो हुआ था और जो इजराइल ने क्लेम किया था, खुद आरएज न्यूज़पेपर जो उनका इजरायली न्यूज़पेपर है, उसकी रिसर्च है और उसमें आर्टिकल छपा हुआ है कि इजरायली हेलीकॉप्टर्स ने इजरायलियों पर हमला करके उन्हें मारा है। ये मैं अरब पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इजरायली न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो हमें मालूम करना पड़ेगा 7 अक्टूबर पे रियलिटी में क्या हुआ था। हमास ने, तो यानी हमास ने हमला नहीं किया था? उन्होंने हमला किया था और हमला करके उन्होंने जिन लोगों को पकड़ा है वो मिलिट्री पर्सनल्स हैं। और ये मिलिट्री पर्सनल्स के ऊपर हमला करना, उनको यूनाइटेड नेशन के हिसाब से हक इख्तियार है उनको कि अपने मुल्क की आजादी के लिए वो रेजिस्टेंस से काम ले और उनको पूरा कानूनी उनको ये हक इख्तियार है। ठीक है, झा सर कुछ बोलना चाह रहे थे, झा सर बोलिए, उसके बाद मैं सोडी सर आपके पास आ रहा हूं। झा सर, क्या मतलब इस डिबेट का, डिस्कशन का कोई मतलब नहीं जाता है अगर हम ये समझ लें कि 7 अक्टूबर 23 का जो हमास का अमानवीय व्यवहार था इस्राएली ज़मीन पे, वो अगर इनह्यूमन नहीं था, बिल्कुल, वो अगर मानवता को शर्मसार करने वाली नहीं थी, तो और क्या था? अभी भी वहाँ पे बूढ़े बच्चों को पॉइंट ब्लैंक से मार दिया गया था। ये क्या मिलिट्री ऑपरेशंस थे? बच्चों को जो उठा के लेके गया हुआ है बंदूक बना के। इंटरनेशनल रिपोर्ट के हिसाब से अब्बास जी, आप लोगों में ये एक प्रॉब्लम है, आप लोग सुन नहीं सकते हैं। प्लीज सुनिए, सच बोले तो सुनेंगे। देखिए, और अगर आप झूठ बोले तो हम क्या संजीव जी आ रहा हूं। कर दें? आप जो भी पिछले 20 मिनट से कुछ लोगों के हिसाब से झूठ बोले जा रहे हैं, तो क्या आपको इंटरप्ट कर देना चाहिए था? सुन लीजिए अपनी प्रतिक्रिया। अब्बास सर, वो आपके हिसाब से वो आपका परसेप्शन था, अब जरा सुन लीजिए। अब्बास जी, आपने बड़ा अच्छा शुरू किया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, विष्णु हरि हरि, इसमें आप अब इसके बाद से सुनिए। प्लीज दूसरों को भी सम्मान दीजिए। जो ओपिनियंस हैं वो मेरी ओपिनियन नहीं है। मैं भारत में बैठा हुआ यहाँ पे, ना मेरा इसराइल ना मेरा दोस्त है, ना ईरान मेरा दुश्मन है, दोनों मेरे नजदीकी हैं। मानवता को हम अपनी आंखों पे सब आंखों पे रखते हैं, तो इसलिए उस नजर से आप मत देखिए। तो जो 7 अक्टूबर को हुआ था उसको आप दरकिनार कतई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है, एक और, हम लोग सिर्फ ये हमास, हिजबुल्लाह और हूती की बात करते हैं, हम लोग कहीं न कहीं एक धोखा खा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले इराक में जितने शियाइट्स रेजिस्टेंस फोर्सेस थे वो अपने बंकर खाली कर गए हैं। वो लोग कहाँ गए हैं आप जरा पता लगाइएगा। तीसरी चीज, जो खमैनी जी ने जो कहा था कि विश्व के दुनिया के सारे मुसलमान एक हो जाएं, ये एक बड़ी अजीब सी बात थी। सिर्फ उन्होंने मुसलमानों को क्यों एड्रेस किया? क्या दुनिया की जो ह्यूमैनिटी थी, उस ह्यूमैनिटी को इकट्ठे लाने की जरूरत नहीं थी? क्योंकि आज के दिन में जो भी हो रहा है, हम तो अभी इसराइल और हमास की बात कर रहे हैं, हिजबुल्लाह की बात कर रहे हैं। वहाँ पे सीरिया में देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पे यमन में क्या क्या हो गया है। अभी 3 साल पहले अफगानिस्तान से पूरी की पूरी हिंदू और सिख कत्लेआम कर दिए गए हैं या वहां से भगा दिए गए हैं। इसको कहते हैं जेनोसाइड, कंप्लीट जेनोसाइड हो गया था। क्या किसी ने एक भी आवाज उस तक निकाली? नहीं निकाली। तो वो चीजें हम छोड़ दें। अब आते हैं कि यहाँ पे जो हिजबुल्लाह का, हमास का और ये चीजें, मैं जवाब देना चाहूंगा जब अब्बास, जी हाँ, एक मिनट। तो अभी एक चीज और भी आप याद रखें कि कुछ एक ISIS के भी कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पे यहाँ गाजा में एक और चीज है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल। इसमें सिर्फ हमास के लोग नहीं, इसमें सिर्फ शियाइट नहीं हैं, इसमें सारे लोग हैं। तो इन लोगों को किस तरह से इंटीग्रेट करना है वहाँ पे, ये भी चीजें हो रही हैं।
तो आप ये चीज आपने जो ठीक है कहा सर। था कि अब लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसमें आप ध्यान रखिए कि कहने के लिए अभी सिर्फ शियाइट्स फोर्सेस जो हैं या टेररिस्ट जो हैं वो लड़ाई कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आईएस के कुछ कंपोनेंट्स को आप जानिएगा कि खमैनी जी के जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर में बहुत उसका असर सारे होगा। शायद ठीक है सर। सुन्नी सोडी सर भी जो है आईएस वो जुड़ जाएंगे। सोडी सर, मैं इसका जवाब क्या देना चाहूंगा। अब्बास सर जवाब दे लीजिएगा, मैं आता हूं, फिर से आता हूं आपके पास। सोडी सर, जी। क्या आज के डेट में क्या इजराइल 4 से 5 फ्रंट पे एक साथ युद्ध करके पहले जीत चुका है, क्या 70s का इजराइल आज के डेट में है या नहीं? अभिषेक जी, एक अगर शब्द में बोलना चाहूं तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो पिछला मल्टी फ्रंट वॉर इजराइल ने लड़ी 1973 की योम वॉर, तब से लेके अब तक 2024 तक बहुत कुछ बदल चुका है। क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट के अरब देशों ने तरक्की की है आर्थिक तौर से या सैनिक तौर से, और जिस तरह से चीन 2007 से अरब देशों को सैनिक और आर्थिक मदद करता आया है, अब इजराइल दिक्कत में। ये जो युद्ध एक बड़े फ्रंट पे हो रहा है, लंबा खींचा, कुछ लोग तालियां मार रहे हैं, इजराइल भाई कर रहे हैं। एक अमेरिका के अंदर जो टैंक है वो लोग चिंतित हैं। वो चिंतित इसलिए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि जितना ये लंबा युद्ध इजराइल खींच रहा है, उतना इजराइल अपना भाई में फेंक रहा है, क्योंकि इजराइल में वो क्षमता नहीं है इन अरब देशों के साथ एक मल्टी फ्रंट वॉर लड़ने की। और तभी अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं इस जल्दी खत्म करो, इस युद्ध को लंबा मत करो, इस को चौड़ा मत करो, क्योंकि अमेरिका अंदर से जानता है कि ये इजराइल के लिए घातक सिद्ध हो। लेकिन क्योंकि नेतन्याहू के लिए सत्ता में रहना बहुत है, जो मैंने बताया, अब 2 महीने पहले का टाइम्स ऑफ इजराइल का रिपोर्ट है, ये 1 साल पहले का नहीं है, 2 महीने पहले का 24 जून इस साल का, जब टाइम्स ऑफ इजराइल ने 66% इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ चाहते, नेतन्याहू थे। जब देश के अंदर अमेरिका पे इतना दबाव है तो लंबा मत खत्म करो, लेकिन नेतन्याहू किसी के नहीं सुन रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता में रहने की भूख। और जैसे मैंने पहले कहा, हम ये डिस्कशन अब भी करते आए हैं, पहले भी हम 5 साल बात करेंगे, 10 साल बात करेंगे, क्योंकि जब तक इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार नहीं होता है, तो यानी अगर सीधे शब्दों में सोडी सर हम कहें कि जो कहा जाता है दुनिया में इजराइल के बारे में कि इजराइल जो कहता है वो करता है, वो वाली सिचुएशन में इजराइल अभी नहीं है कम से कम। बिल्कुल। आप देखिए, एक छोटी सी गाजा पट्टी पे इजराइल को 1 साल हो जाएगा युद्ध करते हुए। एक छोटी सी गाजा पट्टी पे वो पूरी तरह कब्जा नहीं कर सकता। ये इजराइल का चौथा हमला है लेबनान में, 1978 में पहला हुआ था, तब वो पूरी तरह से कर पाया है। ईरान ने उसके नेवाटर के एयरबेस में F-35 विमानों को बर्बाद कर दिया है, हेडक्वार्टर की तबाही बचा दी है। आज इजराइल में काम है जो पहले बहुत कुछ फर्क आ चुका है इजराइल। ठीक है सर। संजीव सर बोलना चाह रहे थे, बोलिए, उसके बाद अब्बास सर। ये सबसे पहले मैं ये आप कहूंगा कि आतंकवाद को किसी भी आधार पर जस्टिफाई नहीं किया जाता। बिल्कुल, आतंकवाद होता है और उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। उसके बारे में फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक नैरेटिव, इस तरीके के जो अनेक प्रयास हमने देखा है कि अपने देश में और विदेशों में चलते हैं, और इसी वजह से आतंकवाद की चुनौती को हमें बहुत गंभीरता के साथ समझने की आवश्यकता है। पिछली बार 7 अक्टूबर को ये जो हमला हमास ने किया था, उसमें जो महिलाओं को, छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को, व्हील चेयर पर बैठे हुए बुजुर्गों को जिस तरीके से उनकी निर्मम बर्बर हत्या की गई, क्या वो मिलिट्री के ऑपरेशन, क्या वो लोग मिलिट्री के थे, वो बच्चे मिलिट्री के थे? ये मैं मौलाना साहब से पूछना चाहूंगा। और दूसरा ये मैं कहूंगा कि ये जो 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था, उसके पीछे की जो सोच, ये जो आतंकी संगठन है, ये विश्व में सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की साजिश के तहत किया गया था। इजराइल की जो सुन्नी अरब राष्ट्रों के साथ जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही, उसको तोड़ने के लिए किया गया था। ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को बढ़ाने की जो विचारधारा है, ये आतंकी विचारधारा है, और ऐसी विचारधारा का समर्थन करने वाले जो भी प्रोपेगेंडा और इस तरह की बातें हैं, तो आतंकी सोच है। मैं इसको स्पष्ट कहना चाहता हूँ। और इस आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला 2 तरीके से किया जाना चाहिए। पहला तो काइनेटिक एक्शन,
एक क्रिटिकल एक्शन इन आतंकियों के जो इस तरह के एक्टिव पहुंचे तो अवश्य होनी चाहिए। साथ ही साथ सभ्यताओं के बीच में संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, जो ज्यूज मुस्लिम क्रिश्चियंस के बीच में जो अब्राहम एक बर्ड को नई ईरान के हो जाने के बाद जो संवाद चल रहा था, जो डायलॉग चल रहा था, उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध हमें अवश्य करना हो, लेकिन साथ ही साथ जो अनेक धर्मों और सभ्यताओं के बीच में जो डायलॉग है, जो संवाद है, उसको भी हमें बढ़ाना होगा। और बिल्कुल, बिना उसके संभव नहीं है। ठीक है सर, अब अब्बास सर बोलिए। क्लियर कर दूं कि टेररिज्म जो है वो आतंकवाद जो है किसी मजलूम इंसान को मारना वो किसी भी हिसाब से जस्टिफाइबल नहीं है। ये क्लैरिटी, ये इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। लेकिन जो टेररिज्म अगर हमास ने अगर क्लेम किया जाए कि हमास ने लोगों को मारा, तो 10,000 बच्चों को इजराइल ने जो मारा वो भी टेररिज्म है। 6,000 औरतों को मार दिया वो भी टेररिज्म है। 70% गाजा की जमीन पर तहस नहस कर दिया वो भी टेररिज्म है। खाना पानी, गैलांट ने खुल के कहा कि हम खाना पानी और इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे, यूनाइटेड नेशन ने कहा, ये भी टेररिज्म है। तो टेररिज्म को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर टेररिज्म का मतलब ये है कि मजलूम कौमों को मारना, गरीबों को मारना, बच्चों को मारना, घरों को तहस नहस कर देना, तो स्टेट टेररिज्म को भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा इजराइल भी एक टेररिस्ट मुल्क है। और जहां तक 7 अक्टूबर की बात है, तो हम अगर हमारा खुद का क्लियर स्टैंड है कि किसी भी मजलूम इंसान का अगर खून बहा है, चाहे वो कोई भी दिन हो, वो मजलूम इंसान के खून के बहने को हम कंडेम करते हैं, लेकिन इस क्लैरिटी के साथ। लेकिन इसी में क्लियरिटी इसी में तो नहीं आती है अब्बास, क्लियरिटी इसी में नहीं आती है। मैं क्लियर अभी भी कई इजरायली नागरिक जो हैं वो हमास के कब्जे में हैं। ये क्लैरिटी जो है कि ये नेगोशिएशन है कि जहां पर आप कह रहे हैं कि इजरायली उनके कब्जे में है, वहां पर हजारों बच्चे और हजारों प्रिजनर्स ऐसे इजरायली जेल में हैं जिनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। इजरायलीज आते हैं, खुद यूट्यूब पे उनके मिलिट्री पर्सनल्स आके कहते हैं कि हमने घर में घुसा, सिगरेट पी रहे थे, उनके मुंह पे थूका, उनके ऊपर नौजुबिल्लाह पेशाब किया। यही तो दिक्कत है अब्बास सर, यहाँ से जब किया जाता है तो ये कहा जाता है कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं, तो फिर उसी का रिटेलिएट तो वो कर रहे हैं, तो उनको आप कहते हैं कि वो आतंकवादी हैं, हम जो कर रहे हैं तो हम रिटेलिएट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता है ना। मेरी बात कंप्लीट करने दें। मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, आपके सवाल रह जाएंगे तो उसका जवाब दूंगा मैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। 1948 को इजराइल ने आके कब्जा किया पैलेस्टाइन पर। मोर देन 70% ऑफ द लैंड इसराइल की इस वक्त जो है, पैलेस्टाइन की इस वक्त इसराइल के पास है। जितने पैलेस्टीनियंस इस वक्त पैलेस्टाइन में रहते हैं, उससे ज्यादा पैलेस्टीनियंस पैलेस्टाइन के बाहर रहते हैं। और पैलेस्टाइन के ऊपर जुल्म और तशद्दुद यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ह्यूमन राइट अब्यूजेस करता है इजराइल एज अ कंट्री। तो ये तमाम फैक्टर्स जो है वो फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट मैं नहीं कह रहा हूं, ऑक्सफाम कह रहा है, यूनरा कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस कह रहे हैं कि इजराइल जुल्म करता था, ठीक है। तो अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर उनके सोल्जर्स पकड़े गए हैं, तो वहां पर भी तो कैदी हैं। ये कह रहे हैं कि आप हमारे कैदी को आजाद करो, हम आपके कैदी को आजाद करेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, इन्हें कैदी को आजाद कर देना चाहिए, इजराइल को आजाद नहीं करना चाहिए। सोडी सर, क्या आपको लग रहा है कि ये युद्ध लंबा खिंचने वाला है? इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, सबने कहा कि 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तो युद्ध खत्म। 2 साल हो गए चल रहा है युद्ध। इसको भी जब हमास पर अटैक किया था, शुरुआत हुई थी इजराइल की तरफ से, यही कहा जा रहा था 10 दिन, 15 दिन, 1 सप्ताह, 1 साल पूरे हो गए। अभिषेक जी, इसी साल 3 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीज फायर का प्रस्ताव दिया था, जिसने हमास ने मान लिया लेकिन इजराइल ने नहीं माना। और जिस तरह से कल 1 साल हो जाएगा गाजा पट्टी में, एक छोटे से इलाके पे इजराइल पूरी तरह जीत नहीं कर पाया है। हिजबुल्लाह तो हमास से बहुत ज्यादा ट्रेंड और शक्तिशाली है। ईरान तो पूरा फुल फ्लेजेड देश है जिसकी अपनी एक सेना, अच्छी खासी सेना और अच्छी खासी वायुसेना है। तो अगर इजराइल सोच रहा है कि वो 2-3 दिन में इस युद्ध को खत्म कर देगा, 1 साल होने वाला है हमास का, तो युद्ध कहीं खत्म होने के नामो निशान भी नहीं है। जहां तक लेबनान की बात है, तो इजराइल ने गाजा पट्टी में किया, अब वो लेबनान में करा है। कभी लोगों को कह रहा है नॉर्थ में जाइए, कभी साउथ में जाइए, कभी ईस्ट में जाइए, कभी 21 शहर खाली करिए, 20 गांव खाली करिए। तो इजराइल भी
लेबनान में वही कर रहा है जो उसने कहा था, यानी किया युद्ध है। खिंचता नजर आ रहा है। ठीक है बीएन झा सर, युद्ध खिंचता नजर आ रहा है। जी हाँ, जब युद्ध शुरू हुआ था और जब हमें ये चीज़ पता था कि हमास ने वहाँ पे सैकड़ों किलोमीटर टनल बना रखे हैं, तो उन्हीं दिनों में हमने कहा था, हमने नहीं, ज़्यादातर आपको मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने कहा था कि ये युद्ध लंबा खींचने वाला है, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो उन बिलों में छुपे हुए हैं। दूसरी चीज़, अभी थोड़ी पहले आप यूएन की बात कर रहे थे। देखिए, यूएन की बात ना करें। यूएन आज के दिन में पार्टीसान है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अफगानिस्तान से सिख और हिंदू का कंप्लीट जेनोसाइड हो गया। मुझे रोकिएगा नहीं, लोग जब मैं इस टॉपिक को जब टच करता हूं तो लोग रोक देते हैं कि नहीं, इसमें जो दूसरे आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं वो नाराज हो जाएंगे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूएन और यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं जेनोसाइड ना हो। बिल्कुल। लेकिन अफगानिस्तान में ये जेनोसाइड हुआ है, बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में आज के दिन में जेनोसाइड चल रहा है। पाकिस्तान इसमें पिछले कई दशकों से करता चला आ रहा है, जिसके चलते कि जो हिंदू की जो वहाँ परसेंटेज थी, पहले 18% थी, आज के दिन में 2% से कम हो गया है। तो ये तो जेनोसाइड चल रहा है। यूएन कहाँ है? एक भी फैक्ट फाइंडिंग टीम कहीं, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे बांग्लादेश में, चाहे पाकिस्तान इसीलिए में शायद है। कहा जाता है कि यूएन में यूनाइटेड नेशन के लिए है, बाकी सबके लिए नो यानी नो है। बिल्कुल। चलिए, वक्त इतना ही है सर मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।